أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। कारी उमर मुनीर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। तिलावत कुरान करीम से ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे थे। जी पयाम रमज़ान है, मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और आपका रोज़ा बेहतरीन गुज़रा होगा। आज 18 रमज़ान मुबारक है और जहाँ हम ये सब जानते हैं कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं और ये चूँकि बाबरकत महीना इस वक्त हम इसमें रह रहे हैं, इसमें जी रहे हैं और रहमतों की बरसात जारी है और दिलों को बदलने का वक्त है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये हमारे पास बेहतरीन मौका है। ये 30 दिन जितने दिन हम रमज़ान जारी रहता है, अल्लाह ताला के साथ जो अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना है, ये उसका वक्त भी है। क्योंकि इंसान अगर दिल से चाहता है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बेहतरी या पॉजिटिविटी आए, तो वही बात है कि पूरे साल के अंदर हमें एक ये महीना मिलता है कि अपने आप को डिटॉक्स कर सकें, अपनी आदत को, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें और अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत हो सके। और कहते हैं कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसी हो, जिस ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र हो और जिस ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा हो, वही ज़िंदगी बेहतरीन और कामिल ज़िंदगी है और वही शख्स दुनिया और आखिरत में कामयाब भी होता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हम किस तरह से इस महीने को यूटिलाइज़ करते हुए अल्लाह ताला से जो अपना ताल्लुक़ है उसको मज़बूत करें और अपने दिल का सुकून हासिल करें। इसके लिए प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किचन के अंदर कनीज़ फ़ातिमा हैं और यहाँ पर कारी उमर मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू से पहले, कनीज़ फ़ातिमा की तरफ जाने से पहले हमदानी साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर वो कोई कलाम दे दें। अच्छा जी, माइक हमदानी साहब को दे दें। हमदानी साहब आप अपनी शुरू करें कलाम, में आपको माइक दे देती हूँ, पहुँचा देती हूँ। थैंक यू। करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। लाखों नाने भी हैं और नवासे भी हैं, लाखों नाने भी हैं और नवासे भी हैं, लाखों नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्न हैदर के नाना की क्या बात है, इब्न हैदर के नाना की क्या बात है, इब्न हैदर के नाना की क्या बात है। फातिमा अली फिर हसन और हुसैन, फातिमा अली फिर हसन और हुसैन, फातिमा अली फिर हसन और हुसैन। पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकिम
हाकिम मुझे तक के बोले नकीरैन, हाकिम मुझे मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाल्लाह, मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बगदादी साहब, आपकी तरफ आने से पहले ज़रा हम किचन का रुख कर लेते हैं। करीज़ फातिमा जो कि हमारे पास मौजूद हैं। करीज़ फातिमा, क्या है आज आपके मेन्यू में? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज का जो मेन्यू है वो ये है स्ट्रॉबेरी सैगो ड्रिंक और साथ में जो है बारबेक्यू ब्रेड पॉकेट्स एंड कोकोनट बॉल्स। ठीक है, ओके। बारबेक्यू ब्रेड पॉकेट्स। यस, बारबेक्यू ब्रेड पॉकेट्स। और ये फ्राइड होंगी? यस, ये फ्राइड होंगी। ओके, परफेक्ट। चलिए आप अपना काम शुरू करें फिर। काम शुरू करने से पहले क्यों ना पहले लाइफ बॉय से हाथ धो लिए जाएं, क्योंकि हर नेक काम का पहला कदम है लाइफ बॉय से हाथ धोना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए जी, आप हाथ धोएं। हाथ धोइए और अच्छाई का हाथ बढ़ाएं। ठीक हो गया। बगदादी साहब, आपकी तरफ आते हैं। चूँकि आज हम इस महीने को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कराने के हवाले से बात कर रहे हैं और अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ है वो हम शायद अपनी आम ज़िंदगी में वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, चाहते ना चाहते हुए भी। तो क्या हम इसमें बेहतर कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, बुनियादी तौर पर हमारी ज़िंदगी का जो भी मकसद है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इंसान का ताल्लुक़ बंदगी मज़बूत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान की तख्लीक़ की तो तख्लीक़ के वक्त ही इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन यानी जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर जो अरबी का कायदा होता है कि इल्ला, यानी पहले कहा कि मैंने नहीं पैदा किया और बाद में फरमाया इल्ला के बाद कि मैंने पैदा अगर किया है तो सिर्फ़ इबादत के लिए। तो इसमें जो मुफस्सिरीन हैं वो कहते हैं कि यह मकसद तख्लीक इबादत करार दिया गया। यानी हर चीज़ का कोई मकसद है ना, जैसे हम यहाँ इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो इस प्रोग्राम का भी एक मकसद है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो हम लोगों में रमज़ान मुबारक के महीने में आगाही पैदा करने के लिए और इन तमाम टॉपिक्स के ज़रिए उनकी लाइफ की चीज़ों को मेमोराइज़ करवाते हैं और एक बार फिर ताकि रिफ़्रेश हो जाएं लोग और वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारने लगें। तो ऐसे ही है कि इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान की तख्लीक का मकसद था वो इबादत करार दिया। बिल्कुल सही। अब वो इबादत ही असलन जो है ना, ये अल्लाह के साथ इंसान का ताल्लुक़ है। इस इबादत की मुख्तलिफ़ नौइयतें हो सकती हैं। इसको मैं यूँ एलोब्रेट कर सकता हूँ कि हम रोज़मर्रा मामूलात में या आम फहम ज़ुबान में जो लोग इबादत का माना समझते हैं वो ये होता है कि सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, ज़कात दे दी, हज कर लिया और नवाफ़िल अदा कर लिए तो ये इबादत है। अगर इस वक्त को आप 24 घंटे में से ये वाला वक्त निकाल लें, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें हैं आपकी और हज कभी ज़िंदगी में एक बार आएगा, ज़कात साल में एक बार वो भी जो देने की पोजीशन में होगा, और रोज़ा है वो भी जिसको रखने की ताकत है वो रखेगा। तो इस सारे के औकात को अगर निकाल लिया जाए तो 24 घंटे से हार्डली आपके 2 घंटे बनते हैं। तो अगर हम इबादत इन चीज़ों को समझ लें तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में से 2 घंटे इंसान अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है और बाकी के 22 घंटे फिर वो दुनिया के फ्रॉडों में लगा रहे। तो ये मकसद कतन नहीं है। तो फिर इबादत कैसे है? इबादत का ये होता है कि कोई एक लम्हे के लिए भी ना मकसद, यानी जिसको हम कहते हैं वो एक लम्हे के लिए उससे जुदा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका प्रोग्राम है 2 घंटे का, अगर इन 2 घंटों में जिन पर्पसेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया अगर वो ना किया तो आपका प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी अगर वो मकसद पूरा नहीं करेगी तो ज़िंदगी फ्लॉप हो गई। तो गोया कि हमारी 24 आवर्स लाइफ जो है वो इबादत है। अब वो इबादत कैसी होगी? वो इबादत इस तरह होगी कि जब हम अल्लाह के बताए हुए रूल्स के मुताबिक अपना रिज़्क हासिल करेंगे और अल्लाह के और रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक खाना खाएंगे। हम तो अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने जिस्म की बका के लिए खाना खा रहे हैं।
असलन जब वो हमने शरीयत के ताबे कर दिया तो वही खाना हमारा इबादत बन गया। इबादत बन गया। ऐसे ही है कि जब हम बाकी दुनियादारी के उमूर सर इंजाम दे रहे हूँ, अपनी जॉब करने गए, अब जॉब रिज़्क़ हलाल का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और जब हम रिज़्क़ हलाल कमाने की नीयत से अपने घर से निकल गए और उसकी सऊबात हमने बर्दाश्त की, तो जो हम निकले वो सारे का सारा हमारा इबादत ठहरेगा। और अगर हमने अपनी जॉब के साथ पूरी ईमानदारी बरती तो वो सारे की सारी अल्लाह की इबादत बन जाएगी। उसमें पेश आने वाली मुश्किलात अगर हमने बर्दाश्त कर ली तो इन अल्लाह मासाबिरीन के दर्जे में आ जाएंगे, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, तो वो भी सब्र आपका भी क्या हो जाएगा, इबादत बन जाएगी। तो अल्लाह हादल क़यास, अगर कोई तालिब इल्म हासिल करने के लिए निकला हुआ है, कोई उस्ताद तदरीस करवाने के लिए निकला है, वो अगर अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए निकले कि मैं इल्म दीन हासिल करके अल्लाह की मार्फत हासिल करूँगा, उस्ताद अगर ये समझता है कि मैं पढ़ा कर इससे जो लोगों के अंदर अखलाकियात पैदा करूँगा, ये मुआशरा खूबसूरत बन जाए, लोगों में अल्लाह की पहचान आए, तो ये सारे इबादत कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज़ में अपनाएंगे तो गोया कि हमारी 24 आवर्स की जो लाइफ है, हमारा हर काम अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया बन जाएगा। और यही वक्त है कि हम अपने इन चीज़ों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए जो कुरान अज़ीम के अंदर हमें सबक दिया अल्लाह के ताल्लुक़ का, वो इरशाद हुआ कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप फरमा दें कि मेरी नमाज़ें और मेरे मनासिक यानी मेरे तमाम काम, ठीक है, और मेरा मरना और मेरा जीना ये सब अल्लाह के लिए है। तो जब हम जो मैंने पीछे एलोबरेट की चीज़ें उनके मुताबिक या नुसुकी से मुराद हर तरह का काम है और ज़िंदगी और मौत है, जब ये सारी चीज़ों को हम अल्लाह की शरीयत के ताबे कर देंगे तो ये सारे का सारा हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का सबब बन जाएगा। और जो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा में ताल्लुक़ उबूदियत है, यानी अब्द का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, इसमें सिर्फ मैं ये जुमला एक कहूँगा कि इबादत की जो तारीफ़ की जाती है, लुग़वी तारीफ़ या शरई तारीफ़, वो कहते हैं गायतुत तज़ल्लुल। तज़ल्लुल हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़िल्लत। ज़िल्लत को हम अपने मानों में कमीनगी के मानों में और घटियापन में लेते हैं। बिल्कुल। जब बंदा ज़िल्लत के मीन्स हैं आजिज़ी और इनकिसारी की इंतहा को चला जाए, यानी जब आजिज़ी में वो अपनी इंतहा को पहुँचेगा तो वो अल्लाह की इबादत में गया है। तो ये हक़ की उबूदियत तब अदा होगा जब हम अपने आप को अल्लाह के सामने हकीर जानेंगे और अल्लाह के लोगों के सामने तकब्बुर नहीं करेंगे। अल्लाह की मखलूक के साथ जो ताल्लुक़ इस्तवार करेंगे वो भी प्यार मोहब्बत और बराबरी का ताल्लुक़ होगा, तो तब जाके ताल्लुक़ उबूदियत अदा होगा। और इंशाअल्लाह ये रमज़ान का भी महीना है, इसके ऊपर आगे चल कर हम बात भी करते हैं कि इसमें कैसे ये ताल्लुक़ मजबूत होता है। बेहतरीन। हमने एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस महीने के हवाले से जो भी बगदादी साहब बात कर रहे थे कि इस माह मुबारक में हम क्या कर सकते हैं ऐसा स्पेसिफिकली, उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। और मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हंसी क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हंसी क्या है, मेरे गरीब नवाज।
जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे मेरी हयात का दारो मदार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाल्लाह मरहूब हमदानी साहब बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़े थे जी। ब्रेक के बाद आपको पयाम रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस माह मुबारक में किस तरह से हम अल्लाह ताला के साथ अपना जो ताल्लुक़ है उसको मज़बूत कर सकते हैं, और अभी बगदादी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इसको एक्सप्लेन भी किया। लेकिन अब जिस तरह से बगदादी साहब आप ख़ुद भी कह रहे थे और हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी ये बात की कि ये वो 30 दिन हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो हम आम ज़िंदगी में नहीं कर पा रहे हैं, या जिस तरह से हम हर अपने अमल को इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रमज़ान में क्या ऐसा किया जाए। ये तो हम पहले दिन से ही, रमज़ान के पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं कि ये एक रिफ़्रेशर कोर्स है हमारा, बिल्कुल, और ये रिमाइंड करवाता है इंसान को जो भूल और चूक हो चुकी होती है, कोताहियाँ होती हैं, वो याद करवाता है ताकि दोबारा से इंसान उन प्रैक्टिसेस की तरफ आए।
क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी है ताल्लुक़ बिल्लाह और रमज़ान मुबारक का महीना भी है। तो इसमें हमने ये देखा कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यही दुनिया अल्लाह की मखलूक में रहना है। अल्लाह की मखलूक के साथ आपने अपना ताल्लुक़ रखना भी है, लेकिन इस ताल्लुक़ को आपने रखना किस लिए है? वो अल्लाह की रज़ा के लिए। और इसमें इखलास हो कि जो कुछ आप करें वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है, क्योंकि हर काम के कोई समरात होते हैं, तो इरशाद हुआ कि वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, कि जो अल्लाह को खालिसतन पकड़ ले, मज़बूती से वो रास्ता थाम ले अल्लाह के ताल्लुक़ का, तो उसके जवाब में ये होता है हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, उसको सीधे रास्ते की हिदायत दे दी जाती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि ताल्लुक़ बिल्लाह का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को राह हिदायत पर ले आता है। नंबर 2 ये है कि जिस तरह हमने इस पे बात की कि मुख्तलिफ़ ज़राए हैं इस ताल्लुक़ को मज़बूत करने के। अब उन ताल्लुकात में से हमने कहा कि एक इबादत है, इबादात में हमने ले लिया जैसे नमाज है। अब रमज़ान मुबारक के अंदर नमाज़ें बढ़ जाती हैं, आप आम रूटीन में जो नमाज़ें पढ़ते हैं उनको भी बढ़ा लेते हैं और नवाफ़िल का इजाफ़ा कर लेते हैं। और नमाज तरावी पढ़ी जाती है 20 की तादाद में, और लोग इसके ऊपर भी नवाफ़िल की कसरत करते हैं। तो ये किस लिए हुआ सारा कि आप नमाज के ज़रिए अल्लाह के करीब हो रहे हैं। नंबर 2 कि इसी रमज़ान के अंदर आप ज़कात की अदायगी करते हैं। अब ज़कात की अदायगी भी अगर अल्लाह की रज़ा के लिए है, हेल्प आप मखलूक की कर रहे हैं, लेकिन कर इसलिए रहे हैं कि मैं इसमें अल्लाह की रज़ा चाह रहा हूँ, तो ये भी आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने का एक सबब है, और ये भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर हो रहा है। इसी तरह हम जो रोज़ा रख रहे हैं, भूख और प्यास, इसमें हम एहसास जो हमारे अंदर पैदा होता है उन लोगों का जिनको टाइम से खाना नहीं मिलता या पीने का पानी जिनके लिए मुयस्सर नहीं, तो हम अपने औकात में अपने अच्छे माल में से माल निकाल के उन लोगों के लिए बंदोबस्त करते हैं। ये भी जब खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए होगा तो ये भी अल्लाह के ताल्लुक़ को मज़बूत करने का सबब बनेगा। इसी तरह हमारे अज़कार आ जाते हैं, और आज का रूटीन में आप देखते हैं लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें भी अल्लाह के उस ताल्लुक़ को मज़बूत करने का सबब बनती हैं। अब इसमें आ जाते हैं कि अगेन उस बात के ऊपर कि इखलास जो अल्लाह के ताल्लुक़ में हो, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इरशाद हुआ कि मन अहब्बा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए प्यार किया, वह अबग़ज़ा लिल्लाह, और अल्लाह ही के लिए उसने दूसरे से नफ़रत की, और वह अता लिल्लाह, और अगर किसी को दिया भी तो वो अल्लाह के लिए, ठीक है, वह मना लिल्लाह, और अगर किसी से रोक लिया है तो वो भी अल्लाह के लिए रोका है। तो जो ऐसा करेगा फ़क़द इस्तकमलल ईमान, ऐसे शख्स ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो गोया कि इखलास जब हमारे अंदर आ जाए और रज़ाए इलाही हर काम के अंदर आ जाए, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा कि इससे हमारे ईमान मुकम्मल होंगे, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर मौजूद है। इसी तरह इसी इखलास के ऊपर आ जाता है कि एक हदीस पाक जिसमें अल्लाह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तहता ज़िल्लिही, 7 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी अर्श के साए तले रखेगा। और किस दिन? यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन किसी भी चीज़ का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह की अर्श के साए के, सब साए ख़त्म हो जाएंगे। उनमें से एक नाम लिया, मन तहाबा लिल्लाह व तफारक़ा लिल्लाह, जिसने अल्लाह की खातर मोहब्बत की और जिसने अल्लाह की खातर नफ़रत की। तो हमारा मयार जो है दुनिया के अंदर, हमारे कामों का मयार भी अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा होना चाहिए, हमारे प्यार मोहब्बत की भी और नफ़रत का भी मयार अल्लाह की मोहब्बत होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस रमज़ान से हम अल्लाह के इस ताल्लुक़ को मजबूत कर सकते हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच बगदादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को बिखर जाऊंगा।
जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इतना तड़पा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। इतना तड़पा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। हाज़री के लिए जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा। जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और आदतें ना बहाना है मेरी बख्शिश का। आदतें ना बहाना है मेरी बख्शिश का। मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इससे बढ़ कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया। इससे बढ़ कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया। कोई और ज़िया। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को
जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। माशाल्लाह अज़ीम कादरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया और आपको खुश आमदीद। पयाम रमज़ान में हम ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर हुए जी। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है। ज़ाहिर है ये जो आर होता है थोड़ा सुस्त हो जाता है मेरे लिए इटसेल्फ भी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है। इसके साथ साथ जी इस घंटे के अंदर हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक मुमताज़ कानूनदान है, साबिक जो रुकन है सूबाई असम्बली और इसके साथ साथ मौजूदा सूबाई मुहतसब पंजाब है। और इनका जो काम है वो ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और साथ साथ जो कानून की बालादस्ती है उसके हवाले से बहुत एक्टिव और वोकल नज़र आती हैं हमें। और बहुत ही जो कह रहे हैं ना मुतहरिक किस्म की खातून है नबीला हाकिम अली खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई, क्योंकि रमज़ान में आई कैन इमेजिन कि बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है सबकी कहीं ना कहीं। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? बहुत खूबसूरत और बहुत प्लेजेंट, क्योंकि एक तो इसकी बरक़ात हैं। हमारे रमज़ान हमारे लिए बहुत ही, हम समझते हैं एक खुशी भी है, हमें ईद की आमद का इंतज़ार भी होता है ज़ाहिर है, और हम अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़े तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा बेहतर है। हाँ और जी, बिल्कुल गर्मी का कोई एहसास नहीं है, कोई प्यास का एहसास नहीं है। बिल्कुल। और अल्लाह की ख़ास ये हमारे ऊपर एक करम नवाजी है कि हम बेशक। सब उम्मत मुसलमा इस वक्त इस खूबसूरत रमज़ान को जो है इसको गुजार रहे हैं। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके साथ साथ जी किचन में हम कनीज़ फातिमा को ज़्यादा देर, थोड़ी देर बल्कि इनसे बात ना करें तो ये खाना रेडी करके बहुत स्पीड में काम करती रहती हैं। तो कनीज़ फातिमा क्या बन गया है, क्या बन रहा है, हमें कुछ रेसिपीज़ भी बताएं। जो बन गया है वो ड्रिंक मेरी बिल्कुल रेडी है। जो स्ट्रॉबेरी सैगो ड्रिंक है वो रेडी है और साथ ही साथ जो कोकोनट बॉल्स हैं वो भी रेडी है, वो भी मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दी हैं। और अब जो मैं रेडी कर रही हूँ वो है बारबेक्यू ब्रेड पॉकेट्स, जिसमें जो चिकन यूज़ हो रहा है क्रिस्पी पॉपर्स के ऊपर मैं बारबेक्यू सॉस डालूंगी, थोड़ा सा उसमें फ्यूजन क्रिएट करके वो आपकी ब्रेड पॉकेट की बन जाएगी फिलिंग। जिसमें जो क्रिस्पी पॉपर्स यूज़ हो रहे हैं वो है सब रोसो के। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर क्रिस्पी पॉपर बारबेक्यू ब्रेड पॉकेट्स की अगर बात की जाए तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि आपने सबसे पहले तो ये क्रिस्पी पॉपर्स को फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लिया, दूसरी तरफ जो आपने ब्रेड्स को इस तरह बिल्कुल सर्कुलर शेप में कट कर लेना है। बिल्कुल ये सर्कुलर शेप होनी चाहिए। और पहले आपने इसको बेला है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बेलकर आपने इसको पतला किया है, उसके बाद आपने इसको काट किया। आपके पास कोई कटर हो, कटर नहीं है ठीक है, नॉर्मल साइज़ का अगर कोई बाउल हो घर में, वो आप उसको उल्टा करके उसको हैंड से प्रेस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेड कट हो जाएगी। क्योंकि जब आप उसे रोलिंग पिन से जब उसको बेलेंगे ना तो एक काफ़ी फ्लैट हो जाएगी और कट होने में भी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, उसको जो बचे हुए जो कॉर्नर्स होंगे ब्रेड के वो आपने वेस्ट नहीं करना, उसको ग्राइंड करके उसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। दूसरी तरफ आपने एक अंडा फेंटना है। अंडा फेंटने के बाद आपने ये जो राउंड ब्रेड आपने कट की है इसको आपने अंडे में डिप करके देन ब्रेड क्रम्स का कोट करके इसे फ्राई कर लेना है। और ये सारे के सारे ऐसे आपने फ्राई कर लेने हैं। फ्राई करने के बाद जो दूसरी इसकी फिलिंग है वो ये है कि आपने क्रिस्पी पॉपर्स कर लिए फ्राई, दूसरी तरफ आपने कैप्सिकम और अनियन लेना है, उसको अच्छे से सौते करना है। सौते करने के बाद उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर और गार्लिक पाउडर जाएगा और लास्ट पे जाएगी बारबेक्यू सॉस जाएगी। बारबेक्यू सॉस जाने के बाद आपने ब्रेड पॉकेट्स को आपने जो करना है ना वो आपने ये करना है कि इसको आपने सेंटर से कट करना है। सेंटर से कट करने के बाद आपने ये नाइफ से बिल्कुल कॉर्नर से आपने इस तरह ओपन करेंगे, ये पॉकेट बन जाएगी। ओके ये पॉकेट बन गई। ये जो आपने फिलिंग तैयार की है वो इसके अंदर फिलिंग जाएगी। आपने इसके अंदर आइसबर्ग लगाना है, आइसबर्ग लगा के फिलिंग करनी है एंड इट्स रेडी टू ईट। बेहतरीन, वैसे अच्छी रेसिपी है, क्विक है, जो पकौड़ों और उसमें एक वैरायटी ऐड हो इस वजह जाती से है। क्योंकि सब रोसो के हम यूज़ कर रहे हैं क्रिस्पी पॉपर्स, इसमें आपके चिकन को तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा। आपने जल्दी से बस उसको फ्राई करना है और साथ ही उसको आपने किनौर की चिली गार्लिक सॉस या उसके टमाटो केचप के साथ आपने उसे सर्व कर देना। बेहतरीन। चलें आप बाकी चीज़ों को भी रेडी करें। मीनवाइल नबीला साहिबा से हम ज़रा जानते हैं, आप ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल ओहदा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है जो आप कर रही हैं। और मौजूदा दौर में जहाँ पे हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, ख़वातीन रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें, चैलेंजिंग काम है। क्या ऑब्जर्वेशन है जब से आप इस ड्यूटी पे जो कहने जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम सब बार बार एक लफ्ज़ बोलते हैं मैन डोमिनेट सोसाइटी, मैन डोमिनेट सोसाइटी, और
ख़वातीन को अपनी स्पेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है। और सबसे पहले तो घर से निकलने के लिए उसको बहुत एडवोकेसी करनी पड़ती है, और अल्टीमेटली जब वो घर से बाहर आती हैं तो वर्क प्लेस पे जो आपको एक हम कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की बात करते हैं या डिग्निफाइड वर्क प्लेस की बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला रहता है, जिसमें ख़वातीन को जो मेरी ऑब्जर्वेशंस अब तक हैं वो ये हैं कि बहुत सारे बिहेवियर्स हैं हमारे जिसमें ख़ातून को हम स्पेस इस तरह नहीं देते जिस तरह उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मतलब बीइंग मदर आप आ रही हैं या आप ख़ातून होने के नाते बस ट्रैवल भी कर रही हैं, फिर आप पब्लिक के वो जो मुख्तलिफ उसको जिस नज़र से देखा जाता है उसको सामना करते करते अल्टीमेटली आप जब अपने ऑफिस में एंटर होते हैं तो अगर 5 मिनट आप लेट हैं तो आपका बॉस उस पर भी आपको उसका बिहेवियर भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर आपका बच्चा बीमार है और अगर आपको जाने के लिए अगर आप कहेंगे तो पहले वो कहेगा पहले आई लेट हो, अब जाना भी जल्दी है। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली ख़ातून को मेंटली ट्रॉमास में ले जाती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो ओवर बर्डन भी होती है, काम भी करना चाहती है, अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के अंदर एक फॉल किरदार भी अदा करना चाहती है, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके ऊपर ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ख़वातीन की कंप्लेंट्स आती हैं ख़ास तौर पे हरासमेंट से मुतल्लिक, उसमें बहुत सारी मिसलीनियस होती हैं जिसमें डायरेक्टली सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होती लेकिन बिहेवियर इश्यूज होते हैं। तो हम गाहे बगाहे बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, एंटी हरासमेंट कमेटीज़ जो मैंडेटरी है हर ऑफिस के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास मैकेनिज़्म कोई नहीं है, हमारी सोच नहीं है, और हम कन्विंस्ड नहीं हैं कि एंटी हरासमेंट कमेटी जो है उसका एक रोल होना चाहिए इदारों के अंदर। बिल्कुल ठीक है। आपकी चूँकि मीडिया हाउसेज में भी जब मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि डू यू हैव योर एंटी हरासमेंट कमेटी, इफ़ यू डोंट हैव यू शुड हैव टू बी। तो एक तो ये इसको हमें सबको इंश्योर करना है, और ये हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग सिविलियन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के पंजाब कि हम हमारे जितने लॉज हैं कम से कम ख़वातीन उससे वेल अवेयर हों। अगर वो वेल अवेयर होंगी तो वो जिस जगह पर काम के लिए जाएंगी वहाँ बताएंगी ये कानून है। अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब नबीला साहिबा इसमें एक फैक्टर ये भी है कि अब एक खातून जब घर से काम करने आई, एंटी हरासमेंट कमेटी तो दूर की बात है, यहाँ पे मसाइल भी सुनना बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी इदारे की हम बात करें। सेकेंडली जब लॉज है, अगर अवेयरनेस हम ख़वातीन को दे भी रहे हैं, क्या उन लॉज पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या खातून को इस बात की सिक्योरिटी या श्योरिटी है कि जो कंप्लेंट उसने की है वो कहीं उसको बैकफायर या बैकलैश नहीं आएगा उसको? आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है, हम इसलिए कंप्लेंट नहीं कर पाते कि हमें इस चीज़ का एतमाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम इतनी पुरुमीद नहीं होते, क्योंकि हमें पता नहीं है इदारे हमें इंसाफ दे पाएंगे कि नहीं। और ये मैं समझती हूँ एक बड़ा चैलेंज है, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज़ हैं या जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से जो काम कर रही हैं, उन सब के लिए ख़वातीन के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या हम कंप्लेंट करेंगे तो उस पर टाइम पे एक्शन होगा, क्या हमें वो इंसाफ जो हमें मिलना चाहिए मिल पाएगा। बिल्कुल। और यही क्वेश्चंस जो है उनको बहुत सारी जो उनको कोशिश करनी चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए या अपनी बात करने के लिए वो रिलक्टेंट होती हैं और इनसिक्योर फील करती हैं इस हवाले से। तो मैं आपके इस आज प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज अपनी तमाम ख़वातीन को देना चाहती हूँ कि खातून मुहतसब का ये जो इदारा है यहाँ पर मैं 80% कन्विक्शन है हैरेसर्स की, जिन्होंने ख़वातीन को हैरेस किया किसी भी तरीके से। उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ साथ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी शामिल है, इंटिमिडेशन भी शामिल है और डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल है। तो इसमें अभी तक मेरे 4 साल टेन्योर के अंदर ख़वातीन ने जब भी शिकायत की हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ये बताऊं कि हम हर एक को सज़ा देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसमें बहुत सारे केसेस के अंदर उनको एग्जेम्प्ट भी करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर इतनी शिद्दत नहीं होती, या वो उसमें 2H जो हमारी एक सेक्शन है इस एक्ट के अंदर जिसमें डेफिनेशन है कि हरासमेंट किस किस्म की हो सकती है। जो अभी जितने अल्फाज मैंने अभी तक बोले वो उस सेक्शन के अल्फाज हैं कि अगर इंटिमिडेशन होगी, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा, उसको जो प्रॉब्लम्स वर्क प्लेस पे आते हैं उसमें अगर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा,
तो वो सारी चीज़ें जो है वो 2H में शामिल है। फॉल करती हैं। ठीक है। अक्सर लोग जब कंप्लेंट आती है तो हमारे पास आके ये कहते हैं इसमें तो कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। तो हम ये बार बार कहते हैं इस एक्ट को जो है इसको अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर ख़वातीन के साथ किसी भी किस्म की, और इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें पर्सन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन मैं चूँकि बार बार ख़वातीन की बात इसलिए करती हूँ कि इस तरह के मसाइल का सामना ज़्यादातर ख़वातीन को करना पड़ता है, और एक्सेप्शनल होता है कि कहीं मेल के साथ भी मेल को मेल के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना हो। इस तरह के केसेस भी आए हैं। अच्छा, ठीक है। और इसमें ट्रांसजेंडर्स के भी मसाइल शामिल हैं, और ये प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन की, और ये बहुत मुश्किल बात होती है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाके अपने आप के लिए ये कहें कि मुझे सेक्सुअली हैरेस किया गया। एग्जैक्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ख़वातीन के लिए जाकर इस चीज़ को करना। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नबीला साहिबा से हम ये भी जानेंगे कि इनका इदारा जो काम कर रहा है उसके लिए ख़वातीन को अवेयर करने के लिए क्या कैंपेन या क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ेन हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ेन हाज़री का, कर लूँ नज़ारा आके मैं आपकी गली का, या मुस्तफ़ा अता हो रोता हुआ रोता हुआ फिराऊं, दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं, मैं अपनी बेबसी का कर लूं नज़ारा आके मैं आपकी गली का, या मुस्तफ़ा अता हो। और एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, या मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा अता हो, फिर ज़ेन हाज़िरी का या मुस्तफ़ा अता हो, फिर ज़ेन हाज़िरी का कर लूं नज़ारा आके मैं आपकी गली का या मुस्तफ़ा अता हो। माशाल्लाह, अज़ीम कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। और हमारे दूसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बतौर डायरेक्टर पंजाब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शायरी भी करते हैं, मज़ा नगारी भी करते हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका ये एक तरफ स्पोर्ट्स है और एक तरफ शायरी और मज़ा नगारी है, ये बड़ी डाइवर्सिटी है। तो चूँकि आप दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कैसा लगता है? क्योंकि ज़ाहिर है फिर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी खदमात बड़ी डिफरेंट क्राइटेरिया की है। मैडम, मेरा ख्याल है कि हर इंसान में कई वस्फ़ होते हैं, कई उसकी सफ़ात होती हैं। तो एक उसका लतीफ़ मिजाज है, दूसरा दुनिया में आपने काम करना है तो उसका नौकरी है। तो दोनों चीज़ों को बैन लेके चलना चाहिए। अगर आप अपने अंदर के इंसान को ज़िंदा नहीं रखते तो आप खुश नहीं रहते, आप अपने अंदर जो सुकून महसूस नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि आपने अगर अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इत्मीनान कल्ब के लिए आप कोई ना कोई ऐसा मशगला, कोई ना कोई ऐसा काम क्रिएटिव आर्ट में आप अगर हों तो आप पुरसुकून रहते हैं और आपका कैथारसिस भी होता रहता है। डेफिनेटली। अब एज अ डायरेक्टर मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले, पंजाब के हवाले से बताएं, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या आप लोगों की प्लानिंग चल रही है इस वक्त? मैडम, अभी हमारा एक स्पोर्ट्स कैलेंडर होता है जिसके तहत हमारी गेम्स होती हैं, डिफरेंट जो होती रहती हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारा खेलता पंजाब, हम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, वो उसका फ़ाइनल हुआ है, प्रोविंशियल लेवल पे उसके ख़त्म हुए, अख्ताम हुए हैं। इससे पहले हम इंटर प्रोविंशियल कायदे-ए-आज़म गेम्स में पंजाब को हमने रिप्रेजेंट किया और पंजाब वाज द विनर देयर। और अभी हम 1 मई से लेकर 9 मई तक नेशनल गेम्स आ रही हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम पिंक गेम्स हुई हैं, उससे पहले देयर वाज आज़ादी मैराथन, डिफरेंट इवेंट्स जो हैं जो हमारे स्पोर्ट्स कैलेंडर के अंदर आते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं और ख़ुद ऑर्गेनाइज भी करते हैं। बेहतरीन। अच्छा नबीला साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ख़वातीन के। ज़ाहिर है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब आपने ख़ुद जिक्र किया मैं उसी सवाल को आगे लेके जाऊंगी। अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। ख़वातीन को पता होना चाहिए कि वर्क प्लेस पे उनके क्या राइट्स हैं, जब वो बाहर जा रही हैं उनकी क्या चीज़ें हैं जो उनके पास राइट मौजूद है। अवेयरनेस के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या ऐसी चीज़ें कर रहा है कि ख़वातीन को पता हो? अभी हमने एक कैंपेन लॉन्च की है, ख़ास रमज़ान कैंपेन जिसको हम कहते हैं। उसमें मैंने आज जो विज़िट किया, कल मैंने विज़िट किया था, आज तो नोटिस चला गया, कल मैंने विज़िट किया हमारा जो सेंट्रल मॉडल सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है लोअर मॉल के ऊपर और हिस्टोरिक बिल्डिंग है उसकी। ठीक है। और वहाँ पर मैंने विज़िट किया और मैंने उसको चेक किया कि वहाँ पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्प्लेड नहीं है और एंटी हैरेसमेंट कमेटी, और इसको ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया हुआ था डिपार्टमेंट को कि इसको इंश्योर करें कि मैंडेटरी है और डिस्प्ले करें इन चीज़ों को अगर नहीं है। इसके बावजूद जब हमने विज़िट किया तो उनके फोकल पर्सन भी हमारे साथ थे लेकिन वहाँ डिस्प्लेड नहीं था। तो ये एक तरीका हमने कोशिश की कि ख़ुद से अब जाया जाए। पहले हम लेटर्स के थ्रू नोटिफाइड कमेटीज़ के नोटिफिकेशन मंगाते थे और हरासमेंट की ट्रेनिंग्स की करवाई जाती थी। हमारे अपने ही इदारे में, हमारे ऑफिस के अंदर हमने एक ट्रेनिंग हॉल बनाया जिसके अंदर हम डिफरेंट सिविल सोसाइटी के लोगों को और लॉयर्स कम्युनिटी से और जिन्होंने इसके लिए बहुत काम किया उनको भी इनवाइट करते थे और ट्रेनिंग्स कराई जाती थी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एंटी हरासमेंट कमेटीज़ की। ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने एक और सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने कल चेक किया और मैंने अभी सेक्रेटरी जो एजुकेशन है उनको मैंने इन पर्सन तलब किया हुआ है कल के लिए
और इसके साथ साथ जब मैंने सीओ ऑफिस को विज़िट किया एजुकेशन के, और तो वहाँ पर जो उनके 18 ग्रेड के और 17 ग्रेड के थे, उन्होंने कहा जी हमने ट्रेनिंग की है, हमें वहाँ बताया गया ये कानून है, और ये भी बताया गया कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट लगाना है, और ये भी बताया गया कि आपके लिए मैंडेटरी एंटी हरासमेंट कमेटी, बट वी डोंट हैव दैट। तो मैंने उसमें उनको फौरी तौर पे 1 लाख रुपया जुर्माना भी किया है। तो ये है वो अवेयरनेस, और आज हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ गई हैं, और मेरा ख्याल है इससे स्ट्रॉन्ग मीडियम्स नहीं हो सकते। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर भी न्यूज़ में आ रहा है, और हमारी जो स्लाइड्स जो आपको कहते हैं चल रही होती हैं, टिकर्स के अंदर भी हमने कुछ दिन पहले भी एक एक्टिविटी की और अभी भी, और एवरी वीक हम किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को विज़िट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो बाकी सिलसिला जारी है कि जिसमें हम 25 लोगों का एक ग्रुप बुलाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हैरेसमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, और उनकी ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं। और इट्स दिस कैंपेन इज़ गोइंग ऑन ऑल ओवर पंजाब। हमारे 9 रीजनल ऑफिसेज हैं पंजाब में, जिसमें डीजी खान मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, हर जगह हमारे ऑफिसेज हैं। और अभी हमारी टीम्स जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो विज़िट कर रही हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हम खुद उनको देकर आ रहे हैं, खुद लगवा रहे हैं, और साथ साथ ट्रेनिंग्स भी कराई जा रही है। चले, आई एम ग्लैड कि ये हो रहा है, और इस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किचन के अंदर अफ्तारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, प्रेजेंट कर दी है। कनीज़ फातिमा, आपने हमें जो पॉकेट्स हैं, बारबेक्यू पॉकेट्स, उसकी रेसिपी तो बता दी, बाकी दोनों चीज़ों की भी बता दें। बाकी अगर पहले बात की जाए कोकोनट बॉल्स की, तो वो आपने ये करना है कि आपको डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए या क्रश्ड कोकोनट चाहिए। इसमें आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कोकोनट, कंडेंस मिल्क एंड आलमंड्स। तो आपने सबसे पहले तो अपने आलमंड्स को बिल्कुल ड्राई पैन में रोस्ट कर लेना है। रोस्ट कर लिया, आपने बाउल के अंदर कोकोनट क्रश ऐड करनी है, और कोकोनट से हाफ़ क्वांटिटी में आपने कंडेंस मिल्क ऐड करना है। उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने हैंड्स को ग्रीस करना है। हैंड्स को ग्रीस करके आपने एक अपना जितना बॉल का साइज़ रखना है उस हिसाब से आपने क्वांटिटी लेनी है। क्वांटिटी लेके आपने उसको अपने हैंड से पे स्प्रेड करना है, और जो रोस्टेड आलमंड होगा वो आपने बॉल के बिल्कुल सेंटर में रखना है, और उसको आपने बिल्कुल अच्छे से बंद कर देना, और वो एक बॉल बन जाएगा। और इसको आप चॉकलेट में भी कोट कर सकते हैं, प्रॉपर कोटेड चॉकलेट भी, मतलब कि कोटेड कोकोनट बॉल्स भी बन सकते हैं प्रॉपर। सो ये हो गई हमारी कोकोनट बॉल्स। और दूसरा है जो स्ट्रॉबेरी सैगो ड्रिंक। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये है, सबसे पहले तो मिल्क, सागुदाना जाएगा इसमें, और जेली, रोज़ सिरप जाएगा, और स्ट्रॉबेरीज। अब इसमें आपने ये करना है कि जेली आपने पहले बना लेनी है, और वो जो सागुदाना है उसे भी आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करके उसे अच्छे से आपने स्ट्रेन कर देना है, और जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो आपने बिल्कुल उसके चंक्स साइज़ का आपने उसको कट करना है। कट करने के बाद आपने ये करना है कि मिल्क में आपने अच्छे से शुगर को डिज़ोल्व करना है। शुगर जब डिज़ोल्व हो जाएगी उसके अंदर आपने सागुदाना जाना है, स्ट्रॉबेरी जेली जाएगी, और साथ ही साथ रोज़ सिरप जाएगा, और ये एक आपका एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो काफ़ी थिक हो जाएगी। देन आपने वो हाफ़ प्रोपोर्शन लेना है उस मिक्सचर का, एंड हाफ़ प्रोपोर्शन ग्लास में लेना है मिल्क का, एंड इट्स रेडी टू ड्रिंक। ओके, लवली, थैंक यू वेरी मच कनीज़ फातिमा, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तो आपने हमें बताई, इस तरह अपनी शायरी और मिर्ज़ा नगारी के हवाले से बताएं, और चूँकि आप मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी कुछ भी आप हमें अपने शायरी में से कुछ सुना दें तो बेहतरीन हो जाएगा। चले, मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूँ। ज़रूर। एक गज़ल है जी। बात करने का हौसला कर लूँ, बात करने का हौसला कर लूँ, हो इजाज़त तो एक गिला कर लूँ, हो इजाज़त तो एक गिला कर लूँ, दिल नहीं लगता इस मोहब्बत में, दिल नहीं लगता इस मोहब्बत में, फिर पुराना वो सिलसिला कर लूँ, फिर पुराना वो सिलसिला कर लूँ। क्या हुआ दिल को यूँ अचानक के, क्या हुआ दिल को यूँ अचानक के, कहता है उससे फ़ासला कर लूँ, कहता है उससे फ़ासला कर लूँ। आज तक तुमने फ़ैसले किए हैं, आज तक तुमने फ़ैसले किए हैं, मैं भी एक बार फ़ैसला कर लूँ, मैं भी एक बार फ़ैसला कर लूँ। ज़िंदगी एक खेल जैसी है, ज़िंदगी एक खेल जैसी है, जीने को मैं भी मशगला कर लूँ। एक दुआ है कलीम और वो ये, एक दुआ है कलीम और वो ये, प्यार को अपना मसला कर लूँ,
बात करने का हौसला कर लूँ, हो इजाज़त तो एक गिला कर लूँ। वाह क्या बात है, खूबसूरत, बहुत अच्छे। बेहतरीन। इन द एंड डॉक्टर साहब कुछ भी कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को, चूँकि बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ लाने के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं उनको भी इनकरेज करने की बड़ी ज़रूरत है, कोई भी मैसेज आप देना चाहें? जहाँ तक स्पोर्ट्स के हवाले से है कि हमारे कुछ लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। अभी इस टाइम हमने एक 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फ़ंड क्रिएट किया है स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए। ठीक है। उसमें वो जो प्लेयर्स जो कि कहीं कोई गेम जीतते हैं, कोई अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं, हम उनको वहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, प्लैटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, उसको हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं एज़ जैसे पीसीबी देता है। उसमें 70,000, 50,000 और 30,000 उसकी स्लैब्स हैं। उसके अलावा कोई हमारा बड़ा प्लेयर जो है कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट जीता है या नेशनल लेवल पे कोई इवेंट जीता है, हम उनको कैश अवार्ड्स भी देते हैं। इफ़ देर आर सम नीडी प्लेयर्स जो पास्ट में कोई बड़े प्लेयर रहे हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी हम उसके ज़रिए इमदाद कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम ट्रेनिंग एंड कोचिंग भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल न्यू इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, पहले इस तरह काम नहीं हुआ कि एक एंडोमेंट फ़ंड बनाया जाए और उसके ज़रिए प्लेयर्स को प्रमोट किया जाए और प्लेयर्स की वेलफेयर है उसको मद्देनज़र रखा जाए। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है और इसको अब हमने बिल्कुल लॉन्च कर दिया है और इसमें जो है पहले उसके अंदर हमने कोई 70 के करीब प्लेयर्स जो हैं सेलेक्ट किए हैं मुख्तलिफ गेम्स के, जिन्होंने ऑल टाइम पाकिस्तान में मुख्तलिफ लेवल पे अचीवमेंट की है। तो अगर आप भी ऐसे प्लेयर हैं, आपकी कोई भी गेम है, देर आर मैनी गेम्स, ताइक्वांडो से लेके और फुटबॉल से लेके क्रिकेट तो नहीं हमारा एम्बेड, हॉकी से लेके किसी भी आप गेम में अगर अच्छे प्लेयर हैं और उसके नेशनल लेवल पे आप कोई अचीव करते हैं तो हमारे पास आएँ, हम आपको ज़रूर इनरोल करेंगे। That's very important and good at the same time. In the end, नबीला साहिबा कुछ भी कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया और आज का मैसेज मेरा यही है कि ख़वातीन के हवाले से हम बहुत सारी बातें करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज रहा है कि हमारे कवानीन बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारा मैकेनिज़्म जो इम्प्लीमेंटेशन का वो बहुत वीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारे ऐसे मौजूद हैं जो बाइस तक़वियत हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी हमारा जो इदारा खातून मोहतसब का है, हमारे पास आज तक 5,000 के करीब कंप्लेंट्स आई जिनमें 80% जो है वो डिसाइडेड हैं और उसमें जो रेशो जो है जिसमें पनिश हुई है, जिसमें छोटी और बड़ी सज़ाएं शामिल हैं, उसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उनमें उस सेक्टर से भी मुतल्लिक हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल है और बैंक्स भी शामिल हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है सिर्फ उनके अंदर ही इसका काम है, इस इदारे का नहीं, ये सब के लिए है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर, सब के लिए ये इदारा मौजूद है। और आप अपनी कंप्लेंट थ्रू डाक भी कर सकते हैं, थ्रू ईमेल भी भेज सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू भी भेज सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं और यहाँ पर इंसाफ के तमाम तकाज़ों को सामने रखा जाता है। प्लीज़ स्पीक अप, गेट योर राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच नबीला साहिबा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया और कनीज़ फातिमा आपका भी बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।